Hello everyone, welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टीजीटी बायोलॉजी मॉडल पेपर 1 में टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस जो थे वो आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्रीवियस क्लास में 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, है ना। हमारे ये लास्ट 40 क्वेश्चंस था जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। एंड आज हम 41 क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EMRS में टीजीटी बायोलॉजी या फिर आपका पीजीटी बायोलॉजी हो, उसमें आपके जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस किए हैं और आज सेकेंड पार्ट में 40 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से आपको कंप्लीट 1 मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, है ना। ऐसी तरीके से डेली क्लास होती हैं और इसके साथ साथ ये वीडियो, ये क्लास, ये सभी क्वेश्चंस यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और इसके साथ साथ कुछ हमने यूजी लेवल के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। इसलिए इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन नया आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप उसे राइट डाउन कर लीजिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 41, ट्रांसफ़र ऑफ genetic material from one bacteria strain to another through the agency of virus is called as ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल में रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरिया कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यानी कि ये यूनिसेलुलर हैं। यहाँ पर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट होती हैं, केवल यहाँ पर लाइसोसोम ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं और वो कैसे होते हैं, 70S टाइप के। तो जो बैक्टीरियल सेल हैं इनमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 2 मेथड्स आती हैं, बाइनरी फिशन और बडिंग। बडिंग जो हमें कॉमनली ईस्ट में देखने को मिलता है। एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है, जिसमें 3 तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इंडोस्पोर, कोनिडियोस्पोर्स एंड सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। एंड यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर इसी को कहते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। प्लीज़ आप यहाँ तक चीज़ों को ज़रूर राइट डाउन करें, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को लिखेंगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 3 मेथड्स आती हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 मेथड्स आती हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस वाया वायरस होती है एंड ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस वाया बैक्टीरियोफेज, जैसे T2 बैक्टीरियोफेज, एंड कॉन्जुगेशन वाया पिली होता है। पिली क्या है, ये बैक्टीरियल सेल की सरफेस अपेंडेजेस हैं और यही बैक्टीरियल सेल कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इन्हीं कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से इनके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। अगर बात करें ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन को लीडरबर्ग एंड जिंदर ने डिस्कवर किया था। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ग्रीफ्थ ने प्रपोज किया था या डिस्कवर किया था। एंड कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को
कंजुगेशन की प्रोसेस को टॉटम एंड लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था, टॉटम एंड लेडरबर्ग ने। क्लियर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वायरस को यूज़ करके किसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज या ट्रांसफ़र होता है, तो वो कौन सी मेथड से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसडक्शन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसडक्शन। अगर वायरस ना देखकर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कॉन्जुगेशन ट्यूब से, तो आप यहाँ पर कॉन्जुगेशन लगाते, या फिर आपसे T2 बैक्टीरियोफेज से पूछा जाता तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट करते। क्लियर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज़ फाउंड ऑन अल्टरनेटिव होस्ट। पक्सीनिया जो है ये किंगडम फंजाई के क्लास बेसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करता है। क्लास बेसिडियोमाइसीटीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दैट इज़ यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ इसके मेंबर्स पैरासिटिक होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। बात करते हैं पक्सीनिया की, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई की। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई की जो लाइफ साइकिल है ये डाइजेनेटिक होती है, यानी कि 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। जो इसकी प्राइमरी होस्ट है ये मोनोकॉट प्लांट में होती है, वीट प्लांट में। सेकेंडरी होस्ट या अल्टरनेटिव होस्ट डाइकॉट प्लांट में कंप्लीट होती है, बारबेरी प्लांट में। क्लियर। तो इसकी लाइफ साइकिल में 5 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, 5 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। जो 5 टाइप के स्पोर्स हैं वो क्या है, यूरोडियोस्पोर, टेल्यूडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर। जो यूरोडियोस्पोर एंड टेल्यूडोस्पोर हैं ये व्हीट की लीव्स पर पाए जाते हैं, एंड जो बेसिडियोस्पोर हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये सॉइल में होता है। और जो पिक्निडियोस्पोर्स हैं एंड एसियोस्पोर्स हैं ये प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ बारबेरी की लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो व्हीट प्लांट की लीव्स हैं उनको कौन इन्फेक्ट करता है, लीव्स ऑफ व्हीट इन्फेक्टेड बाया एसियोस्पोर। एसियोस्पोर व्हीट की लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं, एंड जो बेसिडियोस्पोर हैं, बेसिडियोस्पोर ये इन्फेक्टेड लीव्स ऑफ बारबेरी, ये बारबेरी की लीव्स को इन्फेक्टेड करते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो अल्टरनेटिव होस्ट है उसको कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है, तो अब आप बता पाएंगे कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूरोडियोस्पोर, टेलिडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या फिर पिक्निडियोस्पोर। तो बारबेरी को कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है, दैट इज़ बेसिडियोस्पोर। जबकि बेसिडियोस्पोर कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉइल में। तो ये सॉइल से बारबेरीज की लीफ पर आ जाते हैं और बारबेरी की लीफ को इन्फेक्टेड कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जो पक्सीनिया का इन्फेक्शन है इसको हम रस्ट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, रस्ट डिजीज़ ऑन व्हीट। एंड इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने प्रपोज किया था, तो केसी मेहता ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपसे पूछा जाता है कि पक्सीनिया पर शॉर्ट नोट किसने लिखी थी या पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, तो केसी मेहता ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइमेज इंजाइम इज सिक्रेटेड बाई। जाइमेज इंजाइम कैसे होते हैं, इन्हें हम जाइमोजन भी कह देते हैं, जाइमोजन। और ये इनएक्टिव इंजाइम्स होते हैं,
इन्हें कोई दूसरा कोफैक्टर्स या कोई अदर एंजाइम्स आकर एक्टिवेट करते हैं। तो जाइमेज एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होते हैं? राइजोपस से, राइजोबियम से, पेनिसिलियम से या फिर ईस्ट से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट यूकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल हैं। ये विदाउट माइसीलियम होती हैं, इनमें माइसीलियम अब्सेंट होता है। इनको हम किंगडम फंजाई के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो ईस्ट हैं ये विदाउट माइसीलियम होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट हाइफी या विदाउट माइसीलियम कौन से फंजाई हैं? तो ये ईस्ट होते हैं। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन है मेनली वेजिटेटिव टाइप का देखने को मिलता है और इनमें बडिंग रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बडिंग जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज कॉज्ड बाय द हैवी ग्रोथ ऑफ। सी में जो रेड कलर की एक जो सी है, सी में किस ऑर्गेनिज्म की एक्सेस ग्रोथ हो जाती है जिससे जो सी का वाटर है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है? तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फोरोमीडियम, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, एनावीना सिलिंड्रिकल या फिर ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम। तो ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम की जब बहुत ज़्यादा एविडेंस हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो जो सी का वाटर है वो हमें रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसकी जो सेल वॉल है ये म्यूको प्रोटीन की बनी होती है। इसकी सेल वॉल मल्टी लेयर्ड होती है या कह सकते हैं आप कई लेयर से बनी होती है और म्यूको प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। यहाँ पर सेलुलोज अब्सेंट होता है, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज अब्सेंट होता है। तो इसीलिए ये इनकी जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है वाटर बॉडीज़ में तो वहाँ का जो वाटर है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये ट्राइकोडेस्मियम एर्थियम जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये मरीन एल्गी है, ये मोस्टली सी में ही ग्रो करती है, सी में देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स आर फाउंड ऑन द स्पोर्स ऑफ। किसके स्पोर्स जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर के एंड स्पून शेप्ड होते हैं? इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, टेरिस या फिर साइकस। तो अगर हम बात करते हैं स्पोर्स की, स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और ये फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक स्टेज की ये फर्स्ट सेल होते हैं। जो स्पोर्स हैं ये 2 लेयर से कवर्ड होते हैं। जो आउटर लेयर है इसे हम एक्साइन कहते हैं एंड जो इनर लेयर है इसे हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो है ये स्पोरोलिन की बनी होती है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेटर्ड स्पून शेप्ड इलेटर्ड स्पोर्स की तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इक्विसीटम में। इक्विसीटम टेरिडोफाइट्स का मेंबर है। टेरिडोफाइट्स में क्लास स्फिनोप्सिडा के अंतर्गत आता है। स्फिनोप्सिडा याद रखना, कई बार आपसे क्लास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इक्विसीडम जो है क्लास स्फिनोप्सिडा के अंतर्गत आता है।
इक्विसीटम में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, ग्रीन स्पोर्स होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जो इनकी आउटर एग्जाइन है ये स्प्लिट होकर स्पून शेप्ड 4 इलेटर्स का फॉर्मेशन करती है, 4 इलेटर्स का। ये स्पून शेप्ड इलेटर्स हैं, है ना, जिन्हें हम इलेटर्स कह देते हैं। और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स के होते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, ये मॉइस्चर इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो इलेटर्स हैं ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इक्विसीटम। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इक्विसीटम में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, इनमें से कौन सा सबसे बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स है, रिक्सिया, डाउसोनिया, एंथोसिरास या फिर मार्केंसिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डाउसोनिया। जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें हम क्रिप्टोगेमस कहते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, क्रिप्टोगेमस होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। यहाँ पर ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ देखने को मिलते हैं, लीफलेट ऑफ साइकस, निडल ऑफ पाइनस, लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस या फिर नन ऑफ दिस। आंसर करेंगे आप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लीफलेट ऑफ साइकस। साइकस की जो लीफ होती है उसकी जो लीफलेट है वहाँ पे स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सेल ऑर्गेनली एग्जिबिट पॉलीमार्फिज्म, कौन सी सेल ऑर्गेनली पॉलीमार्फिज्म शो करती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम्स। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, तो ये कैसे हैं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज हैं। ये अपना कुछ अमाउंट में खुद का जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और इनके अपने कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये रेप्लिकेशन करके और ये कुछ हद तक अपनी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज कहते हैं। एंड इसके साथ आप याद रखेंगे जो प्लास्टिड हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये तीनों ही कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं, है ना। इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेनस है एंड जो राइबोसोम है ये आ मेम्ब्रेनस है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस और ये आ मेम्ब्रेनस। और बात करेंगे इसकी पॉलीमार्फिज्म की, तो यहाँ पर जो लाइसोसोम है ये पॉलीमार्फिज्म शो करता है। लाइसोसोम का रोल इम्पॉर्टेंट फाइगोसाइटोसिस में होता है। तो हमें जो है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडीज ऑफ लाइसोसोम ये सब देखने को मिलता है ड्यूरिंग फाइगोसाइटोसिस। क्लियर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न डिपेंड्स ऑन, जब सेल डिवाइड करती है ना, तो सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेटाफेज स्टेज में। कहाँ होता है, मेटाफेज स्टेज में।
मेटाफेज स्टेज में जब स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ना, इस तरीके से स्पिंडल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इसके लिए स्पिंडल फॉर्मेशन करने वाली प्रोटीन्स एंड कैल्शियम आयंस, है ना, एंड कैल्शियम की रिक्वायर होती है। तो स्पिंडल का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है? कैल्शियम आयन एंड प्रोटीन्स पर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इनिशिएटिंग कोडान AUG, UAA, UGAA या फिर GUG, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है या जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कौन सी एमिनो एसिड और किस कोडान को कोड करती है? तो जो मिथियोनिन एमिनो एसिड है, मिथियोनिन एमिनो एसिड ये AUG कोडान को कोड करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें स्टॉप कोडान की, तो स्टॉप कोडान को ही हम नॉन सेंस कोडान भी कह देते हैं। और स्टॉप कोडान्स 3 टाइप्स के होते हैं, UAA, UGA, UAG। क्लियर? तो आपसे स्टॉप कोडान भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिए। इनिशिएटिंग कोडान आपका AUG है और स्टॉप कोडान ये आपके हैं, इन्हें आप राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाई, सबसे फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली यानी कि लैब के अंदर जीन को किसने सिंथेसाइज्ड किया था? नीरनबर्ग ने, मेंडल ने, मॉर्गन या फिर खुराना ने? तो जो हरगोविंद सिंह खुराना थे, इन्होंने 1972 में सबसे फर्स्ट टाइम ईस्ट से एलनीन को कोड करने वाली जीन को सिंथेसाइज्ड किया था। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिक बैलेंस थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जेनिक बैलेंस थ्योरी किसके सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करती है? तो ये ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करती है। ड्रोसोफिला में मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, इसके लिए या फिर इंटरकोस्टल बनेगा, इसके लिए जो है जीन का बैलेंस, जो जीन से उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग इनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी को किसने प्रपोज्ड किया था? हैंकिंग ने, जे वेल्हिंग ने, CB ब्रिज ने या कैल्विन ब्रिज ने या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। CB ब्रिज ने जेनिक बैलेंस थ्योरी प्रपोज किया था इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्मा फैक्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ, सिग्मा फैक्टर किस पॉलीमरेज का कंपोनेंट है, किस पॉलीमरेज का पार्ट है? DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, इंडोन्यूक्लियस या फिर हेक्सोकाइनेज? जो सिग्मा फैक्टर है ये RNA पॉलीमरेज का कंपोनेंट्स है और RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ यूज़ होते हैं? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जब मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ RNA पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, ए बायोजेनेसिस, डार्विनिज्म या फिर बायोजेनेटिक लॉ? चलिए आंसर करेंगे आप। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी थ्योरी है ये बायोजेनेटिक लॉ को एक्सप्लेन करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट होती है?
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर ऑपरेट होती है? स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, आइसलैंड पॉपुलेशन या फिर मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आता है, इससे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो ये चेंजेस हम कहाँ देख सकते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट हो सकती है? तो ये स्मॉल पॉपुलेशन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के ऑथर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, अगस्त वीजमैन, चार्ल्स डार्विन या फिर ह्यूगो डेब्रिस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट म्यूटेशन इज, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? लॉस ऑफ जीन, चेंज इन अ बेस ऑफ जीन, एडिशन ऑफ जीन या फिर डिलीशन ऑफ सेगमेंट ऑफ जीन। तो पॉइंट म्यूटेशन हमें सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में, है ना। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ग्लूटामिक एमिनो एसिड को वैलिन रिप्लेस कर देता है ना। वैलिन रिप्लेस कर देता है। तो ये कैसा हुआ? चेंज इन बेस ऑफ जीन, जीन के जो बेस है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको, पॉइंट म्यूटेशन, या इसी को हम नॉन सेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम। डार्विन फिंचेस जो हैं ये इवोल्यूशन के एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ऑल ऑफ द एबव। तो जो डार्विन फिंचेस हैं, इसको डार्विन ने फर्स्ट टाइम गैलापागोस आइलैंड पर एब्जॉर्व किया था। उन्होंने देखा कि एक सबसे पहले बहुत बड़ा आइलैंड था जो जिसे हम गैलापागोस आइलैंड कहते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वहाँ पर सम डायस्टर्स, नेचुरल डायस्टर्स की वजह से, नेचुरल बैरियर की वजह से वो आइलैंड क्या हो गया? कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया। तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम में एक ही टाइप की, एक ही जीनस की बर्ड्स प्रेजेंट थी। लेकिन जब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो जो बर्ड्स थी उनमें उनकी जो फिंचेस थी, जो उनकी बीक्स थी, वो मॉडिफाई हो गई उनके फूड के अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसी बर्ड थी जिनकी फिंचेस सीड ईटिंग थी, कुछ ऐसी बर्ड्स थी जिनकी बीक्स इंसेक्ट ईटिंग थी। तो इस तरीके से उनके अंदर जो एवोल्यूशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ था? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आता है? एपीस एंड मैन, मंकीज एंड एपीस एंड मैन, लॉरिसस, लीमर्स एंड टार्सियर्स, या फिर लॉरिसस, लीमर्स, टार्सियर्स, मंकीज, एप्स एंड मैन, ये सभी प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आप इन सभी प्राइमेट्स के नेम याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमेट्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, ये आपका प्रपोज्ड लिखा है, प्रपोज्ड बाय। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी? मिलर, डार्विन, खुराना या फिर ओपेरिन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन।
ओपेरिन ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रपोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपत्र इज ऑब्टेन फ्रॉम, आपके इकोनॉमिकल बॉटनी से क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है। भोजपत्र कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? द बार्क ऑफ फाइकस रेसिमोसा, द बार्क ऑफ बिटूला यूटिलिस, द बार्क ऑफ साइडियम ग्वाजावा से, या फिर द बार्क ऑफ मंजीफेरा इंडिका से। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भोजपत्र को हम बेटुला यूटिलिस के बार्क से ऑब्टेन करते हैं। भोजपत्र को मेनली आप कह सकते हैं जंतर मंतर की दुनिया में यूज़ किया जाता है ना। इसके भोजपत्र जो हैं ये बहुत पहले पुराने समय पर इस पर लिखा जाता था। क्लियर? आप भोजपत्र का बॉटेनिकल नेम भी याद रखेंगे, बेटुला यूटिलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्लोव ऑयल लौंग का तेल हम किससे ऑब्टेन करते हैं? वुड ऑफ सैंटेलम एल्बम, लीफ ऑफ साइजीजियम एरोमेटिकम, या फिर फ्लावर बड ऑफ साइजीजियम एरोमेटिकम, या फिर राइजोम ऑफ वेटिवेरिया जिजेनोइड्स। चलिए आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो क्लोव है ये फैमिली मिर्टेसी से बिलोंग करती है, फैमिली मिर्टेसी से बिलोंग करता है। एंड क्लोव एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट है। अगर क्लोव का एडिबल पार्ट्स की बात करें तो इसके फ्लावर बड को यूज़ करते हैं जो कि ब्राउन कलर्स का होता है, और इसकी फ्लावर बड से ही हम क्लोव ऑयल ऑब्टेन करते हैं। अगर आपसे बॉटेनिकल नेम पूछा जाए तो क्लोव का बॉटेनिकल नेम क्या है? साइजीजियम एरोमेटिकम। इम्पॉर्टेंट है, कई बार बॉटेनिकल नेम इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनेट बिहेवियर इज आल्सो नोन एज, इनेट बिहेवियर को और क्या कहते हैं? इनबॉर्न बिहेवियर, स्टेरियोटाइप बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए करेक्ट क्या होगा यहाँ पर? ऑल ऑफ दिस। इनेट बिहेवियर ये कैसा होता है? इनबॉर्न बिहेवियर होता है। इनको हम अपने लाइफ के दौरान सीखते नहीं हैं। ये बिहेवियर, ये हैबिटेट्स या ये जो एक्शंस होते हैं ये इनबॉर्न होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडीज ऑफ, अगर आपको किसी पोलन ग्रेन्स या फिर किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है तो उस टाइम एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडीज़ सबसे फर्स्ट टाइम जो है इम्यून सिस्टम को जनरेट करने में हेल्प करेगी? कौन सी एंटीबॉडी सबसे फर्स्ट टाइम वर्क करेगी? IgG ग्रुप की एंटीबॉडीज़, IgM ग्रुप, IgA ग्रुप, या फिर IgE ग्रुप? तो जो IgE एंटीबॉडीज़ है ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ये एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज लार्जेस्ट इन साइज, अगर इम्यूनोग्लोब्यूलिन की साइज के बेसिस पर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूल प्रोटीन कौन सी होती है? IgM, इसके बाद होती है IgE, फिर IgA एंड IgD, और इसके बाद होती है IgG। तो ये इसका सीक्वेंस है, आप इसको याद रखेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द बॉडी डिस्ट्रॉयज द थायराइड ग्लैंड इज। अगर थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, डिजनरेट हो जाए या डिसफंक्शन हो जाए, तो कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी? क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा, सिमोन्स डिजीज़ या फिर हाशीमोटो डिजीज़। तो थायराइड ग्लैंड के डिस्फंक्शन हो जाने से या डिस्ट्रॉय हो जाने से हाशीमोटो डिजीज़ हो जाती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाशीमोटो डिजीज़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस across placenta or through mother milk to the infant is categorized by। अगर किसी फीटस को प्लेसेंटा से या मदर के मिल्क से इम्यूनिटी एक्वायर्ड हुई है और ये इम्यूनिटी कैसी है? शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी है। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये कैसी इम्यूनिटी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि आफ्टर फीटस के बर्थ या फिर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बेबी जो उसकी खुद की अपनी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप होता है, तो बाद में ये इम्यूनिटी कैसी हो जाती है? एक्टिव इम्यूनिटी। आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। ठीक है, प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इरा। लाइफ की ओरिजिन किस इरा में हुई है? तो यहाँ पर आप एक चार्ट देखेंगे, उसके बाद यहाँ आंसर करेंगे, क्योंकि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इवॉन, सेकेंड ग्रुप इरा, थर्ड पीरियड्स, फोर्थ इपॉस एंड फिफ्थ एज। कई बार आपसे इसको करेक्ट सीक्वेंस में पूछा जाता है कि जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है इसमें जो 5 ग्रुप्स हैं उनमें सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? इवॉन। ठीक है, इवॉन और इरा, पीरियड्स, इपॉस एंड एजेस। तो यहाँ पर हमने आपके सामने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को शो किया है। तो देखेंगे जो इरा है, ठीक है, इरा कितने हैं यहाँ पर? 4। प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक। इसको आप याद रखेंगे, PPMC, है ना, प्लांट पोलन मदर सेल, प्लांट पोलन मदर सेल। और ये क्या है? इरा है। तो 4 इरा है और 4 इरा में सबसे अर्लीस्ट इरा कौन सा है? सीनोजोइक। एंड सबसे ओल्ड या प्री हिस्टोरिक कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन 3000 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, है ना, ईयर्स एगो था। एंड जो प्री कैम्ब्रियन इरा है इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर। और यहीं पर सबसे फर्स्ट टाइम लाइफ की ओरिजिन हुई थी। सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पर लाइफ की ओरिजिन हुई थी। यहाँ देखेंगे आप जो प्री कैम्ब्रियन इरा का लोअर पीरियड्स था, यहाँ पर प्लैंक्टॉन्स एंड प्रोकैरियोट्स सबसे फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुए थे। तो और लाइफ ऑफ ओरिजिन कहाँ पर स्टार्ट हुई? सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिली? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, प्री कैम्ब्रियन इरा में और प्री कैम्ब्रियन इरा के लोअर पीरियड में। क्लियर? उसके बाद पेलियोजोइक में हमारे 5 पीरियड्स आते हैं, 6 पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डिबोनियन,
कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ठीक है, तो इनके लिए भी आप एक कोड बना लेंगे, COS कॉस DCP, है ना, कॉस DCP से याद रखेंगे। तो ये पेलियोजोइक इरा के आपके 6 पीरियड्स हैं। इसके बाद मीसोजोइक में 3 पीरियड्स हैं, ट्रैसिक, जुरैसिक, क्रिस्टेशियस। एंड सीनोजोइक में 2 पीरियड्स हैं, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। फिर इनको इपॉच में डिवाइड किया गया है और इपॉच के बाद इन्हें एज में डिवाइड किया गया है। तो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। सभी एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इरा। लाइफ किस इरा में ओरिजिनेट हुई, सबसे फर्स्ट टाइम कब ओरिजिनेट हुई, तो प्री कैम्ब्रियन इरा में। क्लियर, प्री कैम्ब्रियन इरा में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट इज। पेलियोबॉटनी क्या है, पेलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स और एंसेंस्ट प्लांट, या फिर जो प्री हिस्टोरिकल प्लांट्स हैं जिनके फॉसिल्स की हम स्टडी करते हैं, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट, तो वो क्या है, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल या ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये क्या है, एडोल्फ थियोडोर ब्रैगनेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, वो किस तरीके से ट्रेवल करता है, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडीज, या सेल बॉडीज टू डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, एक्सॉनल इंड्स एंड सेल बॉडी, या फिर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉनल इंड, या फिर एक्सॉनल इंड, डेंड्राइट, सेल बॉडी। तो अगर बात करें हम यहाँ पर एक नर्व सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, नर्व सेल का डायग्राम बना लेते हैं। नर्व क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। यहाँ पर एक न्यूरॉन का हम डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन में जो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। एंड ये इसकी सेल बॉडी है, या इसी को हम साइटोन कह देते हैं। और इसके अंदर सेल बॉडीज़ के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म फुलफिल है ना, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेनुलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या ग्रेनुलर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम नीसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये नीसेल्स ग्रेन्यूल्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं, उन्हीं का ये मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, और ये इसका एक्सॉन प्रेजेंट है, ये इसका एक्सॉन है, और ये इसका एक्सॉनल इंड है। ठीक है, तो जो नर्व हैं, जो ये न्यूरॉन है या जो नर्व सेल्स हैं, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से ये डेंड्राइट्स जो हैं ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। एंड एक्सॉन इंड जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्रॉन जो हैं उनको डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो इम्पल्स है वो कैसे चलता है, देखिए डेंड्रॉइड से सेल बॉडीज़ में आएगा, सेल बॉडी से ये इसका जो एक्सॉन है, एक्सॉन में,
और एक्सॉन से होते हुए ये एक्सोनल इंड में, और एक्सोनल इंड से जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएगा और ब्रेन से इम्पल्स का आउटपुट आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसका इम्पल्स जनरेट होने का या इम्पल्स ट्रेवल होने का सीक्वेंस क्या है? डेंड्राइट्स, सेल बॉडीज, एक्सॉन एंड उसके बाद एक्सोनल इंड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा? तो आप सभी को पता है थर्मो रेगुलेशन, या हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। थैलेमस के बेस के नीचे हाइपोथैलेमस सिचुएटेड होता है और ये हमारे ब्रेन के 4 ब्रेन में प्रेजेंट होता है, 4 ब्रेन में। क्लियर। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस का और क्या फंक्शन है? ईटिंग, ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जो हमें प्यास लगती है या भूख लगती है ये हमको कैसे पता चलता है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। टॉलेस्ट फ्लावर, प्रोन्यूबा मॉथ, एनिमोफिली, एंटिमोफिली। तो टॉलेस्ट फ्लावर कौन है? माइस, एमोरफिलस, साल्विया या फिर एक्का? तो सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है वो एमॉर्फोफिलस, या इसी को हम सूरन भी कह देते हैं, सूरन, है ना। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है या जो इसका फ्लावर्स है ये सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। प्रोन्यूबा मॉथ जो है यक्का प्लांट के फ्लावर के साथ स्यूडो कॉपुलेशन कर लेता है। तो प्रोन्यूबा मॉथ किससे रिलेटेड है? यक्का से। एनिमोफिली, एयर के द्वारा पॉलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो एयर के द्वारा पॉलिनेशन मेज में होता है और इसके लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मक्का का जो भुट्टा है जिसमें आपने देखा होगा इस तरीके से टेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टेसल्स हैं ये किसमें हेल्प करते हैं? एनिमोफिली में। नेक्स्ट एंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन किसमें होता है? साल्विया में। साल्विया लेविएटी फैमिली का मेंबर है ना, लेविएटी फैमिली का मेंबर से। सो इस तरीके से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A2, B4, C1, D3, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन शेप्ड sclerenchymatous cells found in hypodermal layers of some seeds and fruits are called? जो कुछ सीड्स एंड फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सीड्स या फ्रूट्स, इनकी जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मल जो लेयर्स होती हैं, इनमें स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपको बताना है बोन शेप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कौन सी हैं? ऑस्टियो स्क्लेराइड्स, मैक्रो स्क्लेराइड्स, ब्रेकी स्क्लेराइड्स या फिर ट्राइको स्क्लेराइड्स? जो ऑस्टियो स्क्लेराइड्स हैं ये बोन शेप्ड होती हैं, बोन शेप्ड होती हैं एंड चलिए अगर हम स्क्लेरॉइड्स सेल्स की बात करें, स्क्लेरिड्स की, तो स्क्लेरिड्स टोटल 5 टाइप्स की सेल्स होती हैं। ऑस्टियो स्क्लेरिड्स जो कि बोन शेप्ड होती हैं और ये सीड कोट ऑफ मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं। मोनोकॉट के फ्रूट या सीड के हाइपोडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। मैक्रो स्क्लेरिड्स, जो मैक्रो स्क्लेरिड्स सेल्स हैं ये रॉड शेप्ड होती हैं
और ये सीड कोट ऑफ लेग्यूम में प्रेजेंट होती हैं। एंड ब्रेकी स्क्लेरिड्स, ये स्टोन सेल्स हैं, ब्रेकी स्क्लेरिड्स ये स्टोन सेल्स हैं एंड प्रेजेंट इन गुआवा एंड पियर। जब आप गुआवा या पियर्स या पल्प फ्रूट्स खाते हैं जैसे गोवा या पियर्स, तो आप देखेंगे इनमें कुछ ग्रीटी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टोन लाइक सेल्स होती हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से होती हैं, ये ब्रेकी स्क्लेराइड्स स्क्लेरन काइमेटस सेल्स के कारण होता है। एंड ट्राइकोस्क्लेरिड्स ये हेयर लाइक सेल्स होती हैं एंड प्रेजेंट एरियल रूट ऑफ मोनेस्ट्रा की एरियल रूट्स में ट्रेकियोस्क्लेरिड्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड एस्ट्रोस्क्लेरिड्स टाइप की जो सेल्स हैं ये स्टार शेप्ड होती हैं, इस तरीके से स्टार शेप्ड होती हैं और ये लीव्स ऑफ टी में पाई जाती हैं। टी की लीव्स में एस्ट्रोस्क्लेरिड्स टाइप की स्क्लेरन काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये पांचों टाइप्स की आप राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपसे बोन शेप्ड पूछा गया है। बोन शेप्ड, तो बोन शेप्ड कौन सी हैं, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोक्लेरिड्स सेल्स सम सीड्स एंड फ्रूट्स की हाइपोडर्मल लेयर्स में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस पिथ प्रेजेंट vascular bundles present in a ring like U steel. Above given features describe which of the following plant parts. ये ऊपर दिए गए फीचर्स किस टाइप के प्लांट्स के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में या फिर डाइकॉट रूट में। तो आपने देखा कि पिथ प्रेजेंट है ना, तो पिथ प्रेजेंट है तो ये सभी कैरेक्टर्स किस में देखने को मिलेंगे, डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, और डाइकॉट स्टेम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम 1000 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml। कैलकुलेट एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। आपको क्या निकालना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको सम डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दिए गए हैं। तो ERC को हम कैसे निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 1500 ml। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल मसल फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग आर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जब हम फोर्सफुल ब्रीथ करते हैं तो उस समय हमारे डायाफ्राम और इंटरकोस्टल या रिब्स की कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं या फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं ड्यूरिंग स्नीजिंग या कफिंग, तो वहाँ पर एब्डोमिनल मसल्स एंड
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इवॉल्व होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, आप याद रखेंगे ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं। हेरोइन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, हेरोइन क्या है, एक ड्रग है ना। तो हेरोइन को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, सिंकोना कैलेसिया से, पापावर सोमनीफेरम से, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, या फिर ब्रेसिका नाइग्रा से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापावर सोमनीफेरम से हम हीरोइन ऑब्टेन करते हैं। पहले तो हम इसे पापावर सोमनीफेरम से मॉर्फिन ऑब्टेन करते हैं और मॉर्फिन का डीएसिटिलाइजेशन कर देते हैं, डीएसिटाइलेशन, उससे हमें, उसके बाद हमें क्या मिलता है, हीरोइन, है ना। तो हीरोइन को मॉर्फिन का ही सिंथेटिक फॉर्म है। हीरोइन को हम जो है ब्राउन शुगर भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट यील्ड्स रिजरपाइन एल्केलॉइड। जो प्लांट राउवोल्फिया सर्पेंटाइना है, इससे हम रिजरपाइन एल्केलॉइड ऑब्टेन करते हैं। तो हम इसके किस पार्ट से ऑब्टेन करते हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट या फिर रूट। तो मोस्टली एल्केलॉइड्स हम रूट से ऑब्टेन करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म किसने दिया था, वैटसन ने, डार्विन ने, जॉनसन ने या फिर मेंडल ने। चलिए सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन ने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म को इंड्यूस्ड किया था या टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। फाइनली हम लोगों ने मॉडल पेपर फर्स्ट में 80 टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, है ना। 80 क्वेश्चंस सॉल्व किए। 80 क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर फॉर द ABO ब्लड ग्रुप्स। ABO ब्लड ग्रुप्स के लिए पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने होते हैं, 6, 4, 16 या फिर 8। तो आप सभी को पता है इसके लिए पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हैं आपके, दैट इज़ 6, है ना, 6। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के ये हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आपने मॉडल पेपर फर्स्ट को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को चेक किया होगा, है ना, कि अभी आपको और कितना ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से हम आपके लिए 5 to 6 मॉडल पेपर्स करेंगे, मेनली स्पेशली जो है TGT AMRS के लिए, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारी क्लास में, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। ओके, तब तक आप अच्छे से स्टडी करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।